हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं डिज़ाइन गीक। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे Adobe XD को, आपको ये समझाने के लिए कि Adobe XD कितना सिंपल है और आप इस टूल्स को कितनी जल्दी सीख सकते हैं। टूल्स को सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में होता ये है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या जब अगर मैं UI UX डिज़ाइन में शुरुआत कर रहा हूँ अपने करियर की, या मैं एक करियर से दूसरे करियर में यानी कि UI में मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, तो क्या मुझे कौन से टूल सीखने चाहिए, कौन से टूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीखना। तो मेरे ख्याल से तो यही चीज़ है कि सबसे पहले आप फंडामेंटल सीख लीजिए इंस्टेड ऑफ टूल को सीखने के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं Adobe XD सिखा सकूँ। हालांकि ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं चाहता, मैं 10 मिनट्स में आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। 10 या 20 मिनट्स में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि Adobe XD एक्चुअल में कितना सिंपल है यूज़ करना। आप अगर फर्स्ट टाइम Adobe XD को ओपन कर रहे हैं तो आपके सामने एक सिंपल सा स्क्रीन आएगा, ठीक है। जैसे ही आप उस स्क्रीन पे अगर आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपके सामने एक स्क्रीन आएगा। जैसे ही आप इनमें से कोई आर्ट बोर्ड चूज़ करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले ये स्क्रीन आएगी। अब ये स्क्रीन क्या है, इसके अंदर मैंने अभी तक एक भी आर्ट बोर्ड नहीं डाला है। तो आर्ट बोर्ड बेसिकली होता क्या है, एक सरफेस होता है जहाँ पे आपको सिर्फ आपको अपना डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। अगर ये कोई पेंटिंग एप्लीकेशन होता तो इसी चीज़ को हम कैनवस कहते हैं, तो लेकिन ये एक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर हम इसे आर्ट बोर्ड कहेंगे। तो आर्ट बोर्ड ड्रॉ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे अगर आप ये आर्ट बोर्ड का टूल, अगर यहाँ पे ये जो टूल बार है, ये बेसिकली हम सबसे पहले XD एप्लीकेशन के पैनल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो है ये आपका टूल बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर सारे आपके टूल्स आपको मिलेंगे। ये जो है टॉप लेवल मेन्यूज़ है। ये 3 मेनू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन 3 मेनू में ही आप सबसे ज़्यादा आप डिज़ाइन बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सेक्शन आता है यहाँ का, ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर्टी पैनल है। तो जैसे ही आप टूल चेंज करेंगे यहाँ के प्रॉपर्टीज़ भी कई बार चेंज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टूल्स के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो है सिलेक्ट टूल, जिसे आप शॉर्टकट के साथ V से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी और टूल पर है, मान लीजिए आप ये पेन टूल पर है, और अगर आप कीबोर्ड पे V प्रेस करते हैं तो आप ये सिलेक्शन टूल को ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा टूल जो है वो है रेक्टेंगल टूल। सारे टूल्स को मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप आर्ट बोर्ड कैसे कर सकते हैं। तो इस टूल को एक्सेस करने के 2 तरीके हैं। ऑब्वियसली आप कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं A, या तो फिर आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं इस चीज़ पे। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए आप प्रॉपर्टी पैनल चेंज हो गया। अब ये प्रॉपर्टी पैनल में जो है आपको कई तरह के आर्ट बोर्ड्स मिलेंगे। अब इन्होंने लेटेस्ट अपडेट में ये सोशल मीडिया के आर्ट बोर्ड्स भी अपडेट किए हैं ताकि आपको ऑनलाइन इनके साइजेस ना ढूंढने पड़े, ठीक है। एग्जाम्पल पकड़ रहे हैं तो हम कोई भी आर्ट बोर्ड पकड़ सकते हैं। जैसे कि मानो अगर मैं कोई ऐप डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं iPhone X का आर्ट बोर्ड पकड़ता हूँ। जैसे मैं iPhone X के आर्ट बोर्ड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे Adobe XD मुझे वो आर्ट बोर्ड दे देता है। तो जो भी मैं इस चीज़ पे डिज़ाइन करूँगा एज टू एज, और अगर मैं इस डिज़ाइन को iPhone X पे या XS पे जैसे कि या 11 Pro पे देख रहा हूँ, तो ये पूरी तरह से स्केल होगा ताकि मुझे इसे जूम करने की ज़रूरत ना पड़े किसी तरह की, ठीक है। तो आर्ट बोर्ड्स का यही मीनिंग होता है, जिस डिवाइसेस के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसके ऊपर मैच हो जाते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। ये रहा आपका आर्ट बोर्ड, ठीक है। उसके बाद हम इन टूल्स को देखते हैं। अब दूसरा टूल जो है वो हमारा रेक्टेंगल है, जिसे हम R से भी ले सकते हैं या हम डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। रेक्टेंगल क्या करता है, बस एक रेक्टेंगल, जैसे आप रेक्टेंगल निकालोगे और आप जूम करोगे इस चीज़ पे, ठीक है, तो इसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपीयरेंस मिल जाता है, ब्लेंड बोर्ड्स मिल जाते हैं, फिल, बॉर्डर, साइज मिल जाती है, स्ट्रोक मिल जाता है, और इसके अंदर और भी ज़्यादा ऑप्शंस है, जैसे कि मानो कॉर्नर रेडियस हो गया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी। अगर आपको इसको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी और कलर ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे कोई कलर्स आपने ड्रॉप करके रखते हैं तो ये आई ड्रॉपर से आप उस कलर को उठा सकते हैं। तो जैसे कि ये कलर पड़ सकता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए, बॉर्डर चली जाएगी। आपको फिल नहीं चाहिए, आप फिल पे क्लिक करिए, फिल चला जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगल है। अब इसके ज़रिए हम कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए हम टॉप लेवल मेन्यू बना रहे हैं हमारे ऐप में, या तो फिर
हम कोई कार्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये कार्ड हो गया, अगर मुझे यहाँ पे इसके कॉर्नर को रेडियस थोड़ा सा बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके अगर अप पेज दबाता हूँ तो वो 10 पिक्सल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं 10 पिक्सल का कॉर्नर रेडियस लग गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप शिफ्ट होल्ड किए बिना अगर ऊपर या नीचे का एरोस दबाते हैं कीबोर्ड पे तो वो 1 पिक्सल ऊपर या नीचे जाएगा। अगर मैं 0 कर देता हूँ तो वो एकदम शार्प पॉइंट हो जाएंगे। दूसरा टूल हम सीखते हैं, सेम सारी प्रॉपर्टीज इसी के अंदर आती है, वो है हमारा सर्कल टूल, ठीक है। तो इससे हम ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सेम प्रॉपर्टीज, फिल, बॉर्डर, साइज, बॉर्डर की साइज, बॉर्डर में अगर डैश हमें देने हैं तो यहाँ पे हम डैश से मानो 5 दे दिया, ठीक है। तो आप इसे डैश लाइन्स बना सकते हैं। यही चीज़ आप अपने रेक्टेंगल टूल पे भी कर सकते हैं, यही चीज़ आप अपने पॉलीगॉन टूल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद ये आता है लाइन टूल। लाइन टूल पे भी वही सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है जो हमारे इन टूल्स पे होती है। बस लाइन पे हमारा बॉर्डर रहता है, फिल रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम फिल कर सकें। लाइन की हम विड्थ वगैरह बदल सकते हैं बिल्कुल हमारे बाकी टूल्स की तरह, ठीक है। तो ये हम हो गया हमारा लाइन टूल। अगर आप लाइन किसी एंगल में खींचना चाहते हैं, मानो अगर आपको सीधा एंगल चाहिए 45 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे करके तो समझ में नहीं आएगा कि कौन से एंगल पे हमारी लाइन की। अगर आप शिफ्ट को होल्ड करके रखते हो तो वो एग्जैक्टली एक लाइन खींचेगा जो आपके जैसे आपको चाहिए वो वैसी होगी, ठीक है। तो मानो अगर मैं यहाँ पे ऐसी या ऐसी या ऐसी खींचना चाहता हूँ तो वो एग्जैक्टली वैसी लाइन खींच देगा, ठीक है। अगर मैं बिना शिफ्ट किए अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो चीज़ों को मैं कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ, तो फिर उसका एंगल सही नहीं होगा या यहाँ से कुछ मूव होगा। ये गाइडलाइंस भी देता है, Adobe XD टूल आपको गाइडलाइंस भी देता है, ठीक है। तो आप उनके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस आर्टबोर्ड के साथ एक चीज़ बतानी पहले रह गई मेरी कि यहाँ पे अगर आप होवर करते हैं तो यहाँ पे एक आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कर्सर का मीनिंग जो है वो है कि आप इसके ऊपर गाइडलाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप Adobe Illustrator पहले यूज़ करते हैं या किसी तरह का डिज़ाइन टूल अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर गाइडलाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। Adobe Illustrator में आप रूलर के ऊपर क्लिक करके गाइडलाइंस को ड्रॉ करते हैं, लेकिन Adobe XD में भी सेम है, बस रूलर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे होवर करते जैसे आपका कर्सर चेंज हो जाए, प्रेस करके होल्ड कीजिए और एक गाइडलाइन को खींचिए। अगर आप उसके लेफ्ट साइड में देख रहे हो तो लेफ्ट साइड में आपको पिक्सल वैल्यू दिखता है कि आपने कितना ज़्यादा स्पेस छोड़ा है। तो ऊपर के लिए अगर मुझे 30 पिक्सल छोड़ना हो तो मैं यहाँ से छोड़ दूंगा। अगर मुझे लेफ्ट साइड से कोई गाइडलाइन खींचनी है तो मैं 30 पिक्सल यहाँ से, और अगर मुझे राइट साइड से खींचनी है तो बस मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ पे ये उल्टी तरह से 35 या 30 पिक्सल को इस तरह से आप अपने लिए गाइडलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम गाइडलाइंस आप लेआउट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसके अंदर लेआउट का एक और ऑप्शन होता है, जैसे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लेआउट का ऑप्शन भी दिखता है, ठीक है। जिसके अंदर अगर रिस्पॉन्सिव सेट करते हैं तो जब भी आप अपने डिज़ाइंस को, जब भी आप अपने आर्टबोर्ड को रेसाइज करेंगे आपका डिज़ाइन भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। कई बार ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये चल जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को स्ट्रेच नहीं करना चाहते, फिर आपको उसके अलाइनमेंट टूल्स के साथ खेलना पड़ता है, ठीक। पेन टूल, अब इस पेन टूल वैसे ही काम करता है जैसे पेन टूल आपका इलिस्ट्रेटर में काम करता है। हालांकि इलिस्ट्रेटर में भी पेन टूल को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन Adobe XD में बहुत बार ऐसा होता है कि जो डिज़ाइनर होता है वो सारा का सारा काम जो है, यानी कि वेक्टर का जो आपके ग्राफिक्स बनाने का जितना भी काम होता है वो Adobe XD में नहीं किया जाता। वो अगर ज़्यादा मुश्किल सा ग्राफिक है तो आप बेटर है कि उसके लिए इलिस्ट्रेटर में शिफ्ट हो जाइए। लेकिन अगर कोई सिंपल सा ग्राफिक है, मानो अगर मुझे कोई ब्लॉग डिज़ाइन करना है, जैसे कि ये अगर मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए मुझे इलिस्ट्रेटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, ठीक है। और इसके लिए भी मुझे सेम प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। मैं इसके अंदर भी फिल डाल सकता हूँ, इसके अंदर भी मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं निकाल सकता हूँ। मैं ओपेसिटी
के साथ खेल सकता हूँ। यहाँ तक कि मेरे लिए ब्लेंड मोड्स भी अवेलेबल है, तो ब्लेंड मोड्स को भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। पेन टूल किस चीज़ के लिए मोस्ट ऑफली एडोब XD में काम यूज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई, जैसे कि मैंने अभी दिखाया, ब्लॉग डिज़ाइन कर सकता हूँ, या तो मैं चार्ट्स को डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो चार्ट्स को डिज़ाइन करना भी पेन टूल्स के साथ बहुत आसान है। बस क्लिक करते रहिए अपनी शिफ्ट की को होल्ड करते हुए, ताकि आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट आ जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि एक बेसिक चार्ट को, उसके फ्लो लाइंस को किस तरह से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक क्लिक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, एस्केप की को प्रेस कीजिए ताकि आप इस लाइन में से बाहर निकले। उसके बाद अगर आप सिलेक्शन टूल में जाते हैं और इस लाइन पर आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो बस इस पॉइंट्स को ड्रैग कीजिए जहाँ पे भी आपको चाहिए, और अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे ना तो आपको ये फ्लो मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। फिर इन चीज़ों को आप जैसे चाहिए वैसे आप ड्रैग कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आपको कैसा। फिर यहाँ से आप बॉर्डर को बढ़ाते जाइए और आपका जो चार्ट है वो अच्छा दिखने लगेगा। यहाँ पे ये कैपिंग का ऑप्शन है, जिसे आप बट कैप या राउंड कैप या प्रोजेक्टिंग कैप की तरह चेंज कर सकते हैं। बट कैप के लिए मोस्ट ऑफ चेंज होता है। यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं ताकि आपका चार्ट कूल लगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से आप छोटे मोटे ग्राफिक्स आप इस पेन टूल के हिसाब से बना सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो है हमारा टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल क्या होता है? सिंपल है, जैसे आप क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ये आपका टेक्स्ट डाल देगा। सिलेक्शन टूल यानी कि वी को प्रेस कीजिए और इसको जहाँ चाहे आप अलाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि देख रहे हो, जैसे मैं यह इसे घुमा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मुझे गाइडलाइंस देता है ताकि मैं आर्टबोर्ड के एकदम सेंटर में इसे अलाइन कर सकूँ। अलाइन के लिए आपके पास दूसरे टूल्स भी है जिसे आप अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि मानो ये टूल्स, ये तुम्हारे अलाइन के टूल्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और ये वाला अलाइन का जो टॉप अलाइन का अगर जो बटन है अगर मैं यहाँ पे दबाता हूँ तो ये अलाइन हो जाएगा टॉप के लिए। ठीक है, ये आर्टबोर्ड के हिसाब से अलाइन हो जाएगा। फिर अगर मैं सेंटर में करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। फिर अगर मैं बॉटम में करता हूँ तो बॉटम में चला जाएगा। फिर अगर मैं सेंटर में करता हूँ और उसके बाद मैं लेफ्ट में करता हूँ तो ये बटन जो है वो लेफ्ट में अलाइन कर देता है। फिर यही बटन सेंटर में भी ले आता है और यही बटन आखिरी में भी राइट में भी चिपका सकता है। ठीक है, तो ये सारे अलाइन टूल्स हैं। ठीक है, अब ये अलाइन टूल्स अपने जैसे कि आप चीज़ों को ड्रॉ करते हैं उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि मानो अगर मैं यहाँ पे अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है और इस टेक्स्ट को अगर मैं इसके बीच में रखता हूँ, ठीक है, कंट्रोल इनर ब्रैकेट अगर आप दबाते हैं तो ये आगे चला जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ये दोनों को सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर इन्हें मैं सेंटर करता हूँ तो ये इस बॉक्स के अलाइन में रहेगा। ठीक है, फिर फर्क नहीं पड़ता ये बॉक्स अगर लेफ्ट में भी है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके अगर इसको मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ तो ये टेक्स्ट और ये बॉक्स दोनों लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे। बॉक्स नहीं होगा लेफ्ट अलाइन, बस टेक्स्ट आपका लेफ्ट अलाइन होगा, क्योंकि मैं दोनों को सिलेक्ट करके बस लेफ्ट अलाइन दबा रहा हूँ। अगर मैं सेंटर दबा रहा हूँ तो बस इस चीज़ पे असर होगा, इस बॉक्स पे कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं सिर्फ बॉक्स को चूज करके सेंटर अलाइन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली करता हूँ अब जाके बॉक्स सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं दोनों को चूज करता हूँ तो सिर्फ इस चीज़ पे असर होगा। ठीक है, जो उसके इनसाइड है। अब टेक्स्ट टूल के अंदर आप ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो यहाँ पे है। सबसे पहला पैनल जो आता है वो है तुम्हारा टेक्स्ट का पैनल, जहाँ पे आप अपने फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पसंदीदा फॉन्ट्स है पॉपिंस फॉन्ट्स, तो उसे चेंज करते हैं। तो ये हो गया पॉपिंस। अब ये है इसकी पिक्सल वैल्यू जो भी है, यहाँ पे इसका वेट है, फॉन्ट वेट जिसे हम कहते हैं। यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ जैसा मुझे चाहूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन का ऑप्शन आता है, जैसे कि हम इसे कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर अभी कोई डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे आप कोई बड़ा सा टेक्स्ट का ब्लॉक अगर कोई ये करते हैं तो उसके अंदर आपको डिफरेंस दिखाई दे देगा। ठीक है, फिर ये ऑटो विड्थ है, ये है ऑटो हाइट। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ बॉक्स में, जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि ये मेरा टेक्स्ट का जो फ्रेम है उसकी साइज जो है वो ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, और टेक्स्ट जो है वो बहुत छोटा है, मतलब टेक्स्ट का यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए।
तो अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे ऑटो हाइट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे ये हाइट जो है वो श्रिंक हो गया, ठीक है। विड्थ के साथ भी ऐसा ही है, तो ऑटो विड्थ करता हूँ तो यहाँ पे वो कट कर देगा उस फ्रेम को, ठीक है। ये चीज़ बहुत जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके टेक्स्ट के पीछे अगर कोई एलिमेंट है जिसे आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज आपकी जो फ्रेम है आगे वाली, आपके टेक्स्ट के आगे वाली जो फ्रेम है वो ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। अब ये सारे बेसिक टूल जो है, जैसे कि मुझे सब कैपिटल चाहिए, उसके बाद सब मुझे लोअर केस चाहिए, टाइटल केस मुझे कैपिटल चाहिए, यानी कि शुरुआती हिस्सा जो भी रहेगा वो कैपिटल होगा, उसके बाद का जो भी रहेगा वो छोटा होगा। उसके बाद ये सुपरस्क्रिप्ट है, जैसे कि मान लीजिए सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे अगर आप कोई फॉर्मूला डाल रहे E2 या ऐसा कुछ, अगर आप इसे 2 को सिलेक्ट करके अगर सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देते हो तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये बिल्कुल कुछ मैथ की फार्मूलाज की तरह है, तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। फिर सबस्क्रिप्ट भी उसी की तरह, बस ये नीचे हो जाएगा। उसके बाद ये है हमारा अंडरलाइन, जिसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद ये है स्ट्राइक थ्रू, यानी कि बीच में से कट हो जाता है। कई बार ये डिज़ाइन का चॉइस होता है, डिज़ाइनर अगर किस तरह का कूल इफेक्ट इसके साथ कुछ बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टेक्स्ट के इफेक्ट्स, यानी कि टेक्स्ट में। फिर हम उसकी ओपेसिटी तो ऑब्वियसली सेट कर पाएंगे, फिर हमारे ब्लेंड मोड्स होते हैं, फिर हम फिल बॉर्डर उसको ऐड कर सकते हैं जैसे कि हम फिल चाहते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट टूल के साथ ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद राइट, उसके बाद जो आर्टबोर्ड टूल जो हमने देखा था कि हमारा आर्टबोर्ड जो है हम इससे आर्टबोर्ड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अगर आपको सेम आर्टबोर्ड चाहिए तो मैं अल्ट को प्रेस करके इसकी कॉपीज़ बना सकता हूँ, जितनी भी चाहूँ सेम आर्टबोर्ड की मैं सेम कॉपीज़ बना सकता हूँ। तो इसके अंदर अगर कोई डिज़ाइन भी होगा आपका, जैसे कि मान लो अगर ये रेक्टेंगल टूल है और अगर मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ, ठीक है। अब मुझे सेम रेक्टेंगल दूसरे भी आर्टबोर्ड पे चाहिए, तो अगर मैं अल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी बनाता हूँ तो वो सेम कॉपी आ जाएगी यहाँ पे कि मुझे वो मिल जाएगा। इसी तरह से हम Adobe XD में एनिमेशंस भी बना सकते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा ये जूम टूल है, जिसके साथ हम आर्टबोर्ड पे जूम कर सकते हैं। अगर मैं अल्ट दबा के क्लिक करता हूँ तो वो माइनस में जूम चला जाएगा, तो ये है प्लस और अल्ट दबा के ये है माइनस, ठीक है। एज सिंपल इज दैट। अब ये जो ऑप्शंस है हमारा, ये है हमारी लाइब्रेरीज, ठीक है। अब लाइब्रेरीज क्या होती है, जैसे कि मान लो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स के साथ अगर UI डिज़ाइन का प्रोजेक्ट है तो उसके साथ साथ ऐसा होता है कि कई बार हमारे पास हमारी स्टाइल गाइड भी है। तो बहुत सारे सिस्टम्स जो होते हैं, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो या आप किसी UI किट के साथ काम कर रहे हो, तो वो UI किट अगर Adobe XD में बनाया गया है तो कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने स्टाइल गाइड भी बनाई है। अब स्टाइल गाइड अगर बनाई है उन्होंने, तो वो स्टाइल गाइड के सारे कंपोनेंट्स, यानी कि चीज़ें जैसे कि कलर्स, कैरेक्टर स्टाइल्स या फिर कंपोनेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो किस तरह से कलर और कंपोजिशन बनाते हैं, एक बेसिक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेके शिफ्ट को होल्ड करके, ताकि मेरा रेक्टेंगल जो है वो एग्जैक्ट आ सके, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आते हैं और ये बॉर्डर निकाल के हम इसको एक कलर दे देते हैं। मान लो मेरे ब्रांड का कलर है ये ब्लू वाला, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लू पे क्लिक करके, तो अब जैसे कि आप देख रहे हो ये कैरेक्टर स्टाइल हाईलाइट नहीं हुआ है क्योंकि ये कैरेक्टर नहीं है, ये कंपोनेंट बन सकता है या तो ये कलर बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कलर, ब्लू वाला कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो अगर आप कोई भी और चीज़ अगर यूज़ करते हो और यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो ये ब्लू कलर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार मतलब आप गलती से कोई गलत कलर ना पकड़ लो, तो ये गाइडलाइंस क्रिएट करने का तरीका हो गया। तो ये तो हो गया। अगर मैं टेक्स्ट टूल लेके यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट डालता हूँ, जैसे कि हेडलाइन टेक्स्ट, ठीक है। अब हेडलाइन टेक्स्ट में मैं इस स्टाइल को कंसिस्टेंटली अपने पूरे ऐप में यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पॉपिंस फॉन्ट है 20, उसका पिक्सल वैल्यू है
साइज़ वैल्यू है, और यहाँ पे फॉन्ट विड्थ में मैं लेता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, रेगुलर कर लेते हैं, ठीक है। अब इस स्टाइल को मैं जहाँ पे भी टेक्स्ट यूज़ करना चाहता हूँ वहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ इस स्टाइल को। तो अगर मैं कैरेक्टर स्टाइल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो कैरेक्टर स्टाइल ऐड हो जाएगी, ठीक है, कैरेक्टर स्टाइल ऐड हो जाएगी। अब मान लीजिए मैं फिर से अगर कोई टेक्स्ट डालता हूँ यहाँ पे, पता नहीं मुझे अब गलती से मेरे से हो गया, अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह 15 है बाय डिफ़ॉल्ट, या पॉपिस की जगह कुछ और भी फॉन्ट है जैसे कि अप्रैल फेस यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मैं गलती से यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट को यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दिखाता हूँ, और यहाँ पे इस कैरेक्टर स्टाइल पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए ये कैरेक्टर स्टाइल सेम अप्लाई हो गई है इस चीज़ पे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि चीज़ों के कंपोनेंट किस तरह से बनाए जाते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कोई एक कंपोनेंट बनाता हूँ मेरे लिए, इसे हम अगर मैं कंट्रोल G प्रेस करता हूँ तो ये एक ग्रुप तैयार हो जाएगा। अब इस ग्रुप को जैसे कि अगर ये मान लीजिए अगर ये कंपोनेंट है, तो अगर मैं इसको कंपोनेंट के सामने वाले एरो प्लस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैं इसे कंपोनेंट में चेंज करता हूँ, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का डायमंड आ गया, तो ये डायमंड बताता है कि ये एक मास्टर कंपोनेंट है, ठीक है। अगर मैं अल्ट प्रेस करके इसे दोबारा ड्रैग करता हूँ तो ये एक इंस्टेंस है। ये जो ग्रीन जो डायमंड है वो अभी इनसाइड में ग्रीन नहीं है। यहाँ पे मैं जो कुछ भी चेंजेस करूँगा वो सारे चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो अगर मैं मास्टर कंपोनेंट को चेंज करता हूँ तो इंस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे और इसका कलर अगर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ ब्लू, तो देखिए तो यहाँ पे भी उसके इंस्टेंस में भी वो चीज़ अपडेट हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपना डिज़ाइन का बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं कि कंपोनेंट्स को बना के अगर आप उनके इंस्टेंस पूरे आपके डिज़ाइन में यूज़ करें, और अगर किसी जगह पे अगर आपको ये लगता है कि अरे मैंने 50 आर्ट बोर्ड्स पे मेरा सर्च का कंपोनेंट यूज़ किया है, लेकिन अब मुझे 50 की जगह पे हर आर्ट बोर्ड पे जाके मुझे अगर चेंजेस करने पड़े तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो बेटर है कि मैं इसके कंपोनेंट्स बना लूँ, और अगर मैं इन इंस्टेंस को जहाँ पे भी यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे अगर मुझे चेंज करना है तो मैं सीधा मास्टर कंपोनेंट को चेंज कर दूंगा, वो सारे के सारे स्टाइल्स को वो उसके इंस्टेंट कंपोनेंट में चेंज कर देगा, ठीक है, इंस्टेंस में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइब्रेरी सेक्शन। अब दूसरा, हाँ यहीं पे आप सर्च भी कर सकते हैं चीज़ों को, और आप फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि कलर स्टाइल्स हो गया, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स, बहुत ज़्यादा कलर्स, बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल्स है तो आप यहाँ पे उसको फिल्टर कर सकते हो ऑब्वियसली। तो ये आपके डॉक्यूमेंट एसेट का पैनल हो गया, ठीक है। दूसरा पैनल आता है हमारा लेयर का पैनल। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी हमारे पास आर्टबोर्ड है हमारा, तो आर्टबोर्ड का पैनल तो हमारे पास रहेगा, आर्टबोर्ड का स्टाइल तो लेयर तो हमारे पास रहेगी। और जैसे कि हम उसके ऊपर कोई चीज़ें ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास हमारी आर्टबोर्ड के अंदर हमारे लेयर्स बन जाते हैं। जैसे कि अगर मैं 2 3 4 5 6 लेयर्स अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं टेक्स्ट भी यहाँ पे टी प्रेस करके कोई टेक्स्ट डालता हूँ, ठीक है, तो ये सारी लेयर्स मेरी तैयार हो गई, ठीक है। अब जैसे कि आप लेयर्स पे होवर करेंगे आपको ये सारे टूल्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये टूल्स क्या है, सबसे पहला टूल है मार्क फॉर एक्सपोर्ट। जैसे कि अगर आप इस चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सेपरेटली, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई इमेज है या कोई ग्राफिक है जिसे आप मार्क कर सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है इससे लॉक किया जा सकता है चीज़ों को, ताकि कई बार हम बहुत सारे लेयर्स के अंदर काम करते हैं तो हम कोई एक लेयर पकड़ना चाहते हैं और होता ये है कि कोई दूसरा ही लेयर सिलेक्ट हो जाता है और वही मूव हो जाता है, हम चाहते नहीं हैं कि वो मूव हो, तो उसे लॉक करने के लिए हमारे पास ये लॉक है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस रेक्टेंगल को लॉक करूँगा तो इसके ऊपर मैं उसको हिला नहीं सकता, ठीक है। तो अगर ये देखो, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक लॉक आता है जो मुझे कहता है कि ये लॉक है। दोबारा क्लिक करूँगा तो अनलॉक हो जाएगा। और ये है तुम्हारा विजिबिलिटी टॉगल टूल, जिसे हम क्लिक करने के बाद वो विजिबल या हिडन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद
ये है हमारा प्लगइन सेक्शन, ठीक है। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डिस्कवर प्लगइन का भी ये बटन आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही चीज़ होती है, इसके ऊपर भी वही चीज़ है। जैसे आप डिस्कवर प्लगइन पे क्लिक करेंगे ये बॉक्स जो है वो आपके पास ओपन हो जाता है। अभी इस बॉक्स में आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिलेंगे। तो प्लगइन्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली प्लगइन्स जो होते हैं वो हमारे टूल्स की जो कैपेसिटी है ओवरऑल, जो हम हमारे टूल्स के साथ हम जो कर सकते हैं उसके पोटेंशियल को प्लगइन्स बढ़ाते हैं। यानी कि अपने टूल्स को प्लगइन्स एनहांस करते हैं। ऐसे फीचर्स हमें प्रोवाइड करते हैं प्लगइन्स जो हमारे इनबिल्ट हमारे एप्लीकेशंस में हम नहीं आती जब हम उसे इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एडिटर चॉइस में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे प्लगइन्स देखने को मिलते हैं। स्मॉल एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो प्लगइन है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और हाँ, सर्च करने की ज़रूरत नहीं, वो कैटेगरीज में सबसे पहले है वो है UI फेसेस। अब UI फेसेस क्या है? UI फेसेस को अगर आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको वो इंस्टॉल हो रहा है। देखिए इंस्टॉल हो गया। इस बॉक्स को हम बंद कर देते हैं तो यहाँ पे आपको प्लगइन्स में UI फेसेस मिल जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कोई सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इन्हें अल्ट प्रेस करके डुप्लीकेट भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन सारे जो सर्कल्स है इनके अंदर मुझे डिफरेंट यूज़र्स के यानी कि लोगों के फोटोग्राफ्स चाहिए, ठीक है। इन्हें मैं किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। कोई कैरोसेल है, कोई टेस्टिमोनियल है जिसे मैं अपने वेबसाइट में डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो मुझे अपने यूज़र्स के फोटोग्राफ्स चाहिए। अब बेसिकली पहले हम क्या करते थे, जब ये प्लगइन हमारे पास नहीं था तो हम गूगल पे जाते थे, हम चीज़ों को ढूंढते थे, मतलब हम बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स को हम ढूंढ रहे थे। फिर जब फोटोग्राफ्स हमें मिल जाते थे तो हम डाउनलोड करके 1 बाय 1 इन सर्कल्स में हम उन फोटोग्राफ्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, ठीक है। उस तरह से चलता था। लेकिन जब से ये UI फेसेस का प्लगइन आ गया है, अब मेरे लिए ये आसान हो गया है करना। जैसे कि मैं सारे चीज़ों को, मतलब सारे सर्कल्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और UI फेसेस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे क्या करता है, यहाँ पे ये मुझे बहुत सारे ऑप्शंस देता है कि ये सारी वेबसाइट्स के नाम हैं कि मुझे कौन सी वेबसाइट से फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं। तो अनस्प्लैश बहुत सारे पिक्चर्स में अनस्प्लैश से भी लेता हूँ क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद रैंडम यूज़र पे ले सकते हैं आप IMDb से ले सकते हैं या पिक्सल से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर्स आते हैं, जैसे कि आपको किस तरह की फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, मेल फीमेल हम दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें इमोशन कौन सा चाहिए, हैप्पीनेस, नेचुरल, हम हैप्पीनेस और नेचुरल दोनों सिलेक्ट करेंगे। फिर हेयर कलर कौन सा चाहिए, यहाँ पे कुछ शायद डिज़ाइन में कुछ गड़बड़ है इनके, लेकिन ठीक है, ठीक कर लेंगे वो। फिर हमें हेयर कलर कौन सा चाहिए, ब्लैक, ब्राउन या ब्लॉन्ड, जो भी हम चूज़ करें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सिलेक्ट फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक और डायलॉग बॉक्स ओपन करता है जहाँ पे ये मुझे सारे के सारे फोटोग्राफ्स को पॉपुलेट करके देगा, ठीक है। अब देखिए इसने मुझे बहुत सारी इमेजेस दी हैं जिसमें से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहे। तो मैं 5 फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये एक होगी, ये दूसरा होगा, ये तीसरा, फिर नेचुरल फोटोग्राफ्स में ये चौथा और ये पाँचवा, ठीक है। अब मैं जैसे कि मैं अप्लाई करूँगा ना तो ये सारे के सारे फोटोग्राफ्स देखिए इन सर्कल्स में परफेक्टली फिट हो जाएंगे। फिर अगर मैं सबको सिलेक्ट करके, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। अब मुझे गूगल पे जाके इमेजेस को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सेम चीज़ आप अपने नॉर्मल इमेजेस के साथ भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको फेसेस नहीं मिलेंगे, प्लगइन्स रिपोजिटरी में Adobe XD के बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स हैं जो एक स्पेसिफिक साइट से आपको एक स्पेसिफिक मूड का फोटोग्राफ जो है वो आपके डिज़ाइन में डाल के दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया प्लगइन का सेक्शन। उसके बाद ये 3 टूल जो है यानी कि डिज़ाइन, ये तो अभी हमने जो किया वो था डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चीज़ आती है तो वो है प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप में एक्चुअल में है क्या,
जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर 20 या 25 स्क्रीन्स हैं, ठीक है, और मैं उस एप्लीकेशन को बिना कोड किए अपने स्टेक होल्डर्स को या अपने यूज़र्स को दिखाना चाहता हूँ कि ये ऐप क्या कर सकता है, ठीक है। अब इससे हम सिंपल बनाएंगे प्रोटोटाइप में, इसे हम सिंपल बनाएंगे प्रोटोटाइप में ताकि हम लोगों को दिखा सके कि प्रोटोटाइप एक्चुअली में कैसा दिखता है, और जब ऐप आपका रियल में कोडिंग में चला जाएगा और कोड होके हमारे पास आएगा तो वो किस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम प्रोटोटाइप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर कोई रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली शेप में बताना चीज़ रह गई मेरी इससे पहले, तो उन चीज़ों को आप अलग अलग तरह से मॉर्फ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये टूल्स हो गए, ठीक है। ये सेम टूल्स आपको इलिस्ट्रेटर में भी मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अब इन तीन चीज़ों को मुझे एक दूसरे में मर्ज करना है, ठीक है। तो ये टूल्स मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जैसे कि ये हो गया यूनियन, इलिस्ट्रेटर में इसे यूनियन कहते हैं, यहाँ पे इसे ऐड कहते हैं। अगर मैं ऐड करूँगा तो देखिए ये एक पूरी तरह से एक शेप हो गया। कंट्रोल Z, हम वापस पहली स्टेज पे आते हैं। अगर मैं फिर से सिलेक्ट करके ये दूसरा दबा दूँ, इसका मतलब है सब्सट्रैक्ट, तो पहला वाला ऑब्जेक्ट से दूसरा वाला जो पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल Z, तीनों को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देता हूँ तो मुझे ये ऑब्जेक्ट मिलता है जो दोनों शेप के बाद एक दूसरे के कटने के बाद मुझे मिला है, ठीक है। और अगर ये है एक्सट्रूड ओवरलैप, ओके, इसे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से कैविटीज़ बना देता है दो ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो काइंड ऑफ कई बार आपको यूज़ करना पड़ भी जाएगा, कई बार आप नहीं भी यूज़ करना चाहेंगे। बहुत बार तो मैंने खुद ने यूज़ नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन अगर ऑब्वियसली अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म के टूल्स जो है, विड्थ, ये हाइट है, ये एक्स वैल्यू, ये वाई वैल्यू, ये रोटेशन। अगर आप रोटेशन को शिफ्ट दबा के ऊपर नीचे करते हैं तो ये 10 पिक्सल ऊपर या 10 पिक्सल नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रिफ्लेक्शंस टूल है, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट कर देता है और ये वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, यानी कि ऐसा वर्टिकली और ऐसा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल Z, ये तीन टूल्स जो है वो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ को आप प्रोटोटाइप में हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना चाहते हैं तो आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि ये प्रोटोटाइप में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल यूज़ कर सकते हैं। सेम वर्टिकल स्क्रॉल, तो ये एक बाउंडिंग बॉक्स है जिसके अंदर हम चीज़ों को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है प्रोटोटाइप में कि आप एक बाउंडिंग बॉक्स में अपनी चीज़ों को ऊपर या नीचे करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मैं पूरे आर्टबोर्ड को स्क्रॉल नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक सेक्शन को स्क्रॉल करना चाहता हूँ। तो उस चीज़ के लिए ये तीन टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल सेट कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट Z अगर आप दबाएंगे तो ये अंडू कर देता है, और कंट्रोल Z आप दबाएंगे तो ये रिडू कर देगा। उसके बाद ये जो है ये फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग है। तो अगर आप स्क्रॉल के अंदर किसी चीज़ को रोकना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जिसे फिक्स पोजीशन व्हेन स्क्रॉलिंग कहते हैं। रेड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं प्रोटोटाइप में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा टूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेफ़्ट साइड पे मेरे पास जूम और सिलेक्शन टूल है। तो अगर इस स्क्रीन के इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐप जब ओपन होगा वो उसके अंदर मुझे रेड बैकग्राउंड मिले, और वो रेड बैकग्राउंड में किस तरह से मिलेगा, जैसे कि मेरा बटन ही जो है वो मॉर्फ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो ब्लू आइकॉन है इसके ऊपर मैं क्लिक करके होल्ड करूँगा और इसे ड्रैग करूँगा इस आर्टबोर्ड के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हो ये कनेक्शन बन जाता है। तो इस कनेक्शन के साथ साथ मुझे ये सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे कि मानो कि ये जो इंटरेक्शन का तरीका है वो कौन सा है।
ऑब्वियसली ये टैप है, उसके बाद ये ड्रैग है, जैसे कि आप पकड़ के किसी चीज़ को खींचोगे तो ड्रैग होगा। कीज़ और गेम पैड अगर आप यूज़ करते हो गेम पैड्स वगैरह तो उनको भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या फिर आप वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए हम सिर्फ टैप यूज़ करेंगे क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है बेसिकली। तो यहाँ पे ट्रांजिशन जो है, ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांजिशन ही तय करता है कि आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाओगे तो किस तरह से जाओगे। ऑटो एनिमेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा चुका है और बहुत सारे लोग ऑटो एनिमेट को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम भी ऑटो एनिमेट को यूज़ करेंगे। इससे पहले ओवरले, स्क्रॉल टू, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑटो एनिमेट सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर हम डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं, जैसे कि हमने पहले से कर दिया है। उसके बाद हम ईजिंग को चेंज करते हैं। ये सिर्फ एक एनिमेशन का फंक्शन है, ये सिर्फ एक एनिमेशन का फंक्शन है जो हमने जो इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे कि ईज आउट, ईज इन आउट, स्नैप और वाइंड अप और बाउंस। तो इनको चूज़ करके आप अलग अलग तरह के इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएंगे एनिमेशंस में। उसके बाद जो है वो हमारा ड्यूरेशन है कि कितने टाइम के लिए, हम सबसे पहले 6 सेकंड्स को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम जो हमारा मेन आर्टबोर्ड है जहाँ से हम हमारे प्रोटोटाइप की शुरुआत करेंगे, तो मान लो अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसकी शुरुआत बेसिकली कहाँ से होगी, वो स्प्लैश स्क्रीन होती है, राइट। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसे कहते हैं होम, इसे कहते हैं होम सिलेक्ट करना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा तो यहाँ पे एक फ्लो नाम की चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये जो आर्टबोर्ड है शुरुआती, ये आपका शुरुआती आर्टबोर्ड है। ठीक है, तो इसे कहते हैं होम। तो यहाँ पे बिना क्लिक किए अगर हम प्ले का बटन दबाएंगे, ये जो है वो प्ले का बटन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और छोटी विंडो आ जाती है जिसके अंदर हमें हमारा प्रोटोटाइप देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये चेंज हो जाएगा, मॉर्फ हो जाएगा। ठीक है, आखिरी वाला जो है वो है शेयर। तो हम आर्टबोर्ड्स को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो हम हमारी लिंक का जो नाम है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम अब शेयर किसके लिए कर रहे हैं, हम हमारे डेवलपर्स के लिए इन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका डेवलपमेंट, आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, तो जैसे आपका डिज़ाइन कंप्लीट होगा, आप अपने एप्लीकेशन को, आपके डिज़ाइन को आप डेवलपर्स के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, तो इस लिंक को हम नाम देते हैं डेमो ऐप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अलग अलग लोगों के लिए अपने व्यू सेटिंग्स को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि डेवलपमेंट, डिज़ाइन रिव्यू के लिए मैं तैयार कर सकता हूँ, मैं डेवलपमेंट के लिए उन्हें तैयार कर सकता हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए, यूनिट यूज़र टेस्टिंग के लिए, या फिर कस्टम मैं अगर कोई एक्सपीरियंस बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए कर सकता हूँ। और लिंक का एक्सेस जो है मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ उनकी सेटिंग्स को, जैसे कि व्यू ओनली इनवाइटेड पीपल, जैसे कि मैं अगर मैं इनवाइट करता हूँ बस उन्हें ही ये प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए, या उन्हें ये डिज़ाइन दिखनी चाहिए, या फिर जो भी है कोई भी अगर जिसके पास पासवर्ड हो वो देख सकता है। ऐसे मैं करके यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो लिंक क्रिएट कर देगा मेरे लिए, जिस लिंक पर जाने के बाद आपको ये सेम डिज़ाइन वहाँ पे देखने को मिलेगी और आप वहीं से जिस चीज़ के लिए हमने इसे रिलीज़ किया है आप वो टास्क आगे कर सकते हैं। ठीक है, और ये 3 चीज़ें, यानी कि यहाँ पे इनवाइट टू डॉक्यूमेंट, मैं इस डॉक्यूमेंट में या डिज़ाइन में किसी और को भी इनवाइट कर सकता हूँ ताकि वो भी मेरे डिज़ाइन को देख सके। ये जो है वो ये है मोबाइल प्रीव्यू। इसके लिए आपको एक ऐप जो आता है, Adobe XD का ऐप आता है जो आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली आप डिज़ाइन देखना चाहते हैं, ये स्पेसिफिकली ये फीचर फ़िलहाल सिर्फ iOS के लिए काम करता है। यानी कि अगर आपके पास मैकबुक है, iOS का कोई डिवाइस है, एप्पल का कोई डिवाइस है, तो आप उसके साथ सिंक करके, यानी कि USB को कनेक्ट करके अपने फ़ोन के साथ वहाँ पे आप अपने ऐप को जो है वो प्रीव्यू कर सकते हैं तुरंत यहीं से। ठीक है, तो यहाँ से प्रीव्यू भी हो जाएगा। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो आप अपने इस डॉक्यूमेंट को, अपने इस प्रोटोटाइप को आप ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही आप क्लाउड में उस चीज़ को, आपके डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे,
वैसे ही आप अपने Adobe XD में जैसे ही अपने अकाउंट्स पे साइन करते हैं मोबाइल ऐप में, एंड्रॉयड ऐप में, तो वहाँ पे आप अपने ऐप को, अपने प्रोटोटाइप को आप देख सकते हैं। तो अगर एंड्रॉयड पे है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, iOS पे है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट करके उस चीज़ को देख सकते हैं। तो बेसिकली रैप अब ज़्यादा कुछ तो इसके अंदर Adobe XD में ज़्यादा कुछ, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर इन मेन्यूज़ की बात करूँ तो ये मेन्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे कि न्यू का मतलब है मैं न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाहता हूँ, ओपन मतलब मैं ओपन करना चाहता हूँ। ये कंप्यूटर, अगर मैं ओपन करना चाहता हूँ कोई डॉक्यूमेंट अपने कंप्यूटर से, तो यहाँ से रिसेंट फाइल्स, गेट UI किट्स, यहाँ पे जो है ये UI किट्स है, जैसे कि एप्पल OS का, मटेरियल डिज़ाइन का, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वायरफ्रेम्स, या फिर और भी कोई UI किट्स जो अडोब ने अपनी रिपोजिटरीज में होस्ट करके रखी हैं। तो यहाँ से क्लिक करने के बाद वो ब्राउज़र ओपन करता है, डायरेक्टली उस लिंक पे जाता है, तो वहाँ से आप अपने UI किट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लाइब्रेरीज को मैनेज कर सकते हैं, रीनेम, सेव एज डॉक्यूमेंट। ठीक है, टर्न स्पेल चेकर ऑफ, ये स्पेल चेक का टूल है जिसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में आप यूज़ कर सकते हैं एक्सपोर्ट को, जैसे कि सिलेक्टेड आर्टबोर्ड्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या सारे के सारे आर्टबोर्ड्स को आप एक ही टाइम पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आफ्टर इफेक्ट्स के एनिमेशंस के लिए अपने आर्टबोर्ड्स को तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आफ्टर इफेक्ट ओपन होता है, और ये जो डॉक्यूमेंट जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हैं वही डॉक्यूमेंट आपको आफ्टर इफेक्ट में भी ओपन हो जाएगा। ये जो है ये Zeppelin है। Zeppelin जैसे ही आप Adobe XD इंस्टॉल करते हैं, Zeppelin का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि Zeppelin एक शेयरिंग डेवलपर्स के लिए एक शेयरिंग का टूल है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से हमारे डेवलपर्स के लिए एसेट्स वगैरह रिलीज़ करते हैं, तो आप Zeppelin के साथ भी वही चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट, जैसे कि आप चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं, फिर आप क्लाउड डॉक्यूमेंट एसेट को लिंक कर सकते हैं, फिर यहाँ से सेम थिंग आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे, आप प्लगइन्स ढूंढ सकते हैं, प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये अडोब्स की कुछ हेल्पिंग सेक्शंस हैं जहाँ पे आप जाके चीज़ों से रिलेटेड हेल्प मांग सकते हैं, या अगर किसी चीज़ पर या किसी और फंक्शन को आप अपोर्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ें कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो बेसिकली ये एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंट्रोडक्शन है Adobe XD का आप लोगों के लिए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मैं कोशिश करूँगा इससे भी ज़्यादा इन डेप्थ और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस को लाने की। तो आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। शुक्रिया।